क्या लाडलो, क्या हालचाल? मस्त मजे। चलो, आज है डे 3 हमारे 30 डेज एम्स पैरामेडिकल चैलेंज का। और इससे पहले हम 2 टॉपिक पे वीडियो आपको दे चुके हैं, काइनेमेटिक्स और एनएलएम। आई बटन पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लिंक दे रखा होगा। चलो, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें हम वीडियो चालू करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं 2-3 बातें आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा। वर्क, एनर्जी और पावर। व्हाट इज वर्क? बहुत सिंपल जवाब है, कार्य क्या है? वो जिसको करने में थकान होती है वही वर्क है। ठीक है। एनर्जी क्या है? जिससे वर्क होता है। तो न्यूमेरिकली, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, एनर्जी ही वर्क रहेगा, वर्क ही एनर्जी रहने वाला है। और पावर इसकी रेट, यानी कि इनमें टाइम का डिवाइड कर दो आप। सिंपल एंड सोबर। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, आपका पहला क्वेश्चन आपका कहता है ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। एक्शन of a force 5 Newton. If the work done is 25 joule, the angle which force makes with the direction of motion. एक वस्तु 5 न्यूटन के बल के प्रभाव में एक सीधी रेखा में 10 मीटर दूरी तय करती है। यदि किया गया कार्य 25 जूल है तो बल की गति की दिशा के साथ बनने वाला कोण। देखो, वर्क को निकालने के 4 मेथड होते हैं। पहला होता है एफ एक्स कॉस थीटा। यहाँ पर x इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, f फोर्स बल है और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल। दूसरा होता है f डॉट x, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। तब काम आएगा जब सदिश रूप में दिया जाए। तीसरा होता है f डॉट dx, तब काम आएगा जब फोर्स कैसा रहेगा आपका? वेरिएबल रहेगा। ठीक है। और अगला है एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको पता होगा, उसमें एक ट्रिक सिखाई थी कि अगर प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो एरिया और इंटीग्रेशन अपने आप चल के आते हैं भैया साथ में। ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको वर्क गिवन है कितना? 25 जूल। वर्क होता कितना है बेटा? एफ एक्स कॉस थीटा, क्योंकि इसमें एंगल की बात कर रहा है तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फोर्स हमने लगाया 6 न्यूटन का, सॉरी 5 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट हमें मिला 10 इंटू किससे कर देंगे बेटा? कॉस थीटा से। तो इक्वल टू आ जाएगा 25, यानी कि कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1/2। और कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होता है? 60 डिग्री पे। तो आंसर हो जाएगा सी। कॉपीराइट है भैया अपना सी पे। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50। अब देखो, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। पहली मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो वो होती है कितनी? हाफ mv²। अगर मैं बात करूं मोमेंटम, संवेग, तो वो होता है mv। दोनों में अगर रिलेशन पूछा जाएगा तो p²/2m बराबर k लिख सकते हो आप, या √2mk बराबर क्या लिख सकते हो? p। ठीक है। अब क्वेश्चन में 2 चीजें होती है, इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड बाय। बाय आ गया, से बढ़ा दिया जाए। ठीक है। या आपसे कह सकता है बिकम 50%, यानी कि 50% हो गया। यहाँ कह रहा है इंक्रीज बाय, मतलब 50 बढ़ा दिया। तो हमेशा आपको मान के चलना है, होता कितना परसेंट है? 100% होता है। मैंने कितना बढ़ा दिया? मैंने 50% बढ़ा दिया। तो कितना हो गया टोटल? 150% हो गया। यानी कि जो मोमेंटम, संवेग था, वो पहले के मुकाबले कितने परसेंट हो गया? अब 150% हो चुका है। अगर आपको डिजिट चाहिए तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ठीक है। तो आ जाएगा 1.5 P1 बराबर P2। ये तो आ गया मोमेंटम का रिलेशन। क्या पूछता है? विल बी इंक्रीज बाय, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। ये नहीं पूछा उसने कि कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, पर पहले निकालना तो पड़ेगा कि फाइनल क्या है। तो आप यहाँ पर इस P2 को लिख दो क्या? 2mk2 का √1.5 √2mk1। 2m से 2m कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो k2 बराबर 2.25k1। ठीक है। ये डिजिट आया। अब मुझे परसेंटेज चाहिए, तो अगर परसेंटेज चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट हो गई है बेटा? हाउ मच इट विल बिकम? 225%। तो होती कितनी है? 100। कितनी हो गई? 225। तो चेंज कितने का आया?
125% का चेंज आ गया इसमें, ठीक है। सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय 25%, या पूछता विल बिकम 225%, या 2.25 गुना हो जाएगी। 125% बढ़ जाएगी, 225% हो जाएगी, या 2.25 गुना हो जाएगी। अब ऑप्शंस चेक कर लो। 125% सी, कहा था मैंने कॉपीराइट है हमारा सी पर देगा, इसलिए हम सिंबल भी अलग बनाते हैं उसका। हाँ, द वर्क डन बाय ए सेंट्रीपिटल फोर्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो क्या सिखाया था तुम्हें, एंगल की बात करेगा तो क्या लिखोगे, एफ एक्स कॉस थीटा बराबर डब्ल्यू। सर्कल पे घुमा रहे हो, ये सेंटर ले लोगे तुम, ये ऑब्जेक्ट ले लोगे, हमेशा किसकी डायरेक्शन होगी इसकी वेलोसिटी की, स्पर्श रेखा टेंजेंट की। फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ। एंगल कितना 90, यहाँ कितना लिखोगे 90, और cos 90 बताने की जरूरत तो नहीं है कितना होता है 0। देन वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा सर, ये रहा सी, ठीक है। अगला देखो स्प्रिंग। अब स्प्रिंग की मैं बात करूं, ये स्प्रिंग है मेरे पास बेटा, ठीक है। इस पे मैंने कितना फोर्स लगाया, एफ फोर्स। तो अब ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी, और खिंचकर इसकी लंबाई मान लो कितनी बढ़ा दी मैंने, एक्स। एक्स क्या है, चेंज है, परिवर्तन है, ठीक है। अब जैसे ही मैं छोड़ूंगा स्प्रिंग वापस जाएगी, यानी स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो अपोजिट होगा। मैं अगर ज़्यादा खींचना चाहता हूँ तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम खींचूंगा तो कम। इट मीन्स कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो उससे बन जाता है माइनस का के एक्स। ये के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक, ठीक है। तो क्या पूछा उसने, के इज स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस एक्स, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन। फोर्स तो निकाल ही लिया, वर्क या पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। इस साल का जो नेवी एसएसआर का पेपर था सेम क्वेश्चन उसमें आया था, अभी थोड़े दिन पहले ही था, डेट मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो उसमें क्या था, उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर भी था, और एक ऑप्शन था माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपको फिर टिक किस पे करना है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर को। यहाँ पर हमारे पास माइनस में नहीं था तो हमने सिर्फ किस पे टिक कर दिया, हाफ के एक्स स्क्वायर पे। ये तीनों क्या हो गए यहाँ पर गलत। अगर माइनस भी दे रखा है तो फिर माइनस वाले पे टिक करोगे आप, ध्यान रखना भैया। अगला देखो, एन इंजन पंप्स 100 kg ऑफ वाटर इन 10 सेकेंड टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है। द पावर ऑफ द इंजन, एक इंजन 10 सेकेंड में 100 kg पानी को 10 मीटर की ऊंचाई तक पंप करता है, इंजन की शक्ति क्या होगी। सबसे पहली चीज ये ग्राउंड हो गया, क्या हो गया बेटा, ग्राउंड, ठीक है। पावर निकालने से पहले एनर्जी या वर्क की कैलकुलेशन जरूरी है। ये हाइट हो गई कितनी, h। यहाँ से तुम m को कहाँ ले जा रहे हो, यहाँ पर, तो तुम्हारा जो वर्क होगा वो कितना होगा, mgh होगा। बची कौन, पावर। पावर हो जाएगी क्या, वर्क अपॉन टाइम। आंसर आ गया भाई। आंसर कैसे आ गया, देखो m ढूंढो कितना है, 100 है, g कितना होता है 10, h कितना है 10, टाइम भी शायद मेरे हिसाब से कितना दे रखा है, 10 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। क्या आ गया, 1000 वाट, और 1000 वाट को क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये रहा बी। हर बार सी थोड़ी आएगा यार, मजाक थोड़ी है। चलो, द एरिया, ये मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन में बता दिया था, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट द वर्क। तो एफ एक्स या बल विस्थापन ग्राफ का अंतर्गत क्षेत्रफल किसे दर्शाता है, कार्य को दर्शाता है। अगर यहाँ क्या होता, एफ टी ग्राफ होता, कौन सा ग्राफ होता, एफ टी ग्राफ, तो उसका एरिया किसको दिखाता है, उसका एरिया दिखाता है इम्पल्स आवेग को। पर इसने क्या पूछा था हमसे, एफ एक्स ग्राफ पूछा था। तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया किसको बताएगा भैया, कार्य को बताएगा। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। A body of mass m is moving in a vertical circle of radius r. The minimum velocity required at the lowest point to complete the circle. m द्रव्यमान की एक वस्तु r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में वृत्त को पूरा करने के लिए सबसे निचले बिंदु पर आवश्यक वेग। देखो इसको मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरे मोशन को ही। सबसे पहली चीज ये इसका सेंटर होगा। अगर मैं बॉक्स को यहाँ रखता हूँ
तो नीचे कितना लगेगा mg, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो कितना लगेगा बाहर की तरफ mv² अपॉन में r, सेंटर की तरफ क्या हो जाएगा t। ऐसे ही इसको यहाँ रखोगे तो नीचे कितना लगेगा mg लगेगा, बाहर कितना लगेगा mv² अपॉन r, और सेंटर की तरफ t। यहाँ रख दोगे तो ऊपर लगेगा कितना mv² अपॉन r, और सेंटर की तरफ लगेगा कितना t और mg। इधर रख दोगे तो नीचे mg, इधर लगेगा आपके पास mv² अपॉन r, और इधर t। अब आप नोटिस करो, यहाँ से यहाँ तक जब आप जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज, जबकि आप यहाँ से यहाँ आओगे तो अगेन स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज। अब उसका रीज़न क्या है, ग्रेविटी है दोनों तरफ ही। दूसरी बात, इस पॉइंट पर अगर आपको सिर्फ सर्कल ही कंप्लीट कराना है, जैसे जैसे आप तेज घुमाओगे ये वाला फोर्स बढ़ेगा तो रस्सी में टेंशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमको इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या लिख दूंगा, mv² अपॉन r प्लस इक्वस टू mg प्लस t। और इस पॉइंट पे अगर मैं चाहूँ तो मैं लिखूंगा mt प्लस mv² अपॉन r इज इक्वल टू t। अब देखो, अगर आप फोर्स से कैलकुलेशन करते हुए लाओगे तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग आएगी, तो कैलकुलेट तो आप कर लोगे नो डाउट, पर जो मैथ्स आएगी ना उससे आपके दिमाग का दही हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम फोर्स वाला फॉर्मूला यहाँ यूज में लेंगे, टेंशन को जीरो करेंगे, m से m काटेंगे, और हमारे पास v बराबर आ जाएगा कितना, √rg। ये कौन से पॉइंट पे आया, टॉप पे आया। कौन से पॉइंट पे आया, टॉप पे। अब हम काम में लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, अब हम काम में लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। क्या काम में लेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा का संरक्षण हम काम में लेंगे भैया। संरक्षण क्या कहता है कि जितनी एनर्जी यहाँ होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ होगी। ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। तो अब टॉप पर, शिखर पर, एक तो इसके पास होगी कितनी mg इंटू 2r, ये तो इसकी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा। एक इसके पास होगी कौन सी, mv² अपॉन r, ठीक है। अब यहाँ v² का वैल्यू पुट कर दो तो m क्या होगी, ये हाफ mv², और v² का वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा, rg m अपॉन 2, तो 2 और आधा टोटल कितनी हो जाएगी, 5/2 mgr। ऐसे ही अगर मैं बॉटम पे बात करूं तो बॉटम पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। दोनों को क्या पुट कर देंगे बराबर, m से m जाएगा, 2 से 2 जाएगा, तो बॉटम पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 5gr। देखो ये स्टैंडर्ड है, आपको याद रखने में ही फायदा रहेगा। ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया आपको कि भाई सर्कुलर मोशन होता कैसे है। तो टॉप पर तो √gr होनी चाहिए, बॉटम पर 5gr। ऐसे ही बॉटम पर जो टेंशन आएगी वो कितनी आएगी, 6 mg आएगी, ठीक है। तो आपको स्ट्रिंग भी ऐसी काम में लेनी है जो 6 mg का टेंशन झेल सके। चलो भैया, when a light and a heavy body have the same kinetic energy, which one has greater momentum। एक हल्की और एक भारी की गतिज ऊर्जा क्या है, समान, तो किसका संवेग अधिक होगा। बात करते हैं भैया, k1 बराबर है किसके, k2 की, पर कह रहा है कि m1 तो छोटा है और m2 क्या है, बड़ा है, ऐसा इसने कहा। हाफ m1 v1², हाफ m2 v2²। ये काइनेटिक एनर्जी, पर इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हम लिखेंगे क्या, p1² अपॉन 2m1 बराबर p2² अपॉन 2m2, जो दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में आपको बताया था। 2 से 2 कट गया, p1 अपॉन p2 का होल स्क्वायर बराबर m1 अपॉन m2। अब देखो कौन कम है, m1 कम है, तो p1 भी क्या हो जाएगा, कम। कौन ज़्यादा है, m2 ज़्यादा है, तो p2 भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इसका मतलब जिसका वेट ज़्यादा है उसका मोमेंटम संवेग भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा भैया। ये लो,
वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। देखो कंजर्वेटिव अगर है, संरक्षी, कैसा बल है, संरक्षी, तब तो स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि अवस्था फलन, वही विस्थापन वाला ही जो काइनेमेटिक्स में बताया था। कहाँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग और फाइनल देख लो आप। नॉन कंजर्वेटिव के अंदर ऐसा नहीं होता, असंरक्षी में नहीं होता ऐसा। असंरक्षी में बात करते हैं कैसे, यानी कि पाथवे की। किसकी बात करते हैं, पाथवे की बात करते हैं। तो डिपेंड किस पे करेगा, इनिशियल पॉइंट पे नहीं करेगा, फाइनल पे नहीं करेगा, द पाथ फॉलो, तय किए गए पथ पर निर्भर करेगा भैया। ये लो, a body is dropped from height h. As it falls freely under gravity, its total mechanical energy is always conserved. एक वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाता है, जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरती है, इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी भैया, संरक्षित रहेगी। क्योंकि जब आप गिराओगे तो इसके पास होगी कितनी, mgh, और जब ये गिर जाएगी तो इसके पास होगी कितनी, हाफ mv²। यानी कि इसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों का टोटल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा इसकी कांस्टेंट रहेगी। ऑप्शन पढ़ लो, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं, रिमेन कांस्टेंट हाँ, खत्म बात। चलो इजी ही क्वेश्चन आएंगे, वर्क पावर एनर्जी से इतने ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन उससे आते नहीं है। कैसा कोलिजन है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। ई अगर एक है तब तो होगा कौन सा, परफेक्ट इलास्टिक, पूर्णतः प्रत्यास्थ। और अगर ई 0 है तब होगी वो परफेक्ट इन इलास्टिक, पूर्णतः अप्रत्यास्थ। और अगर E इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है तब वो सिर्फ कहलाएगी क्या, इन इलास्टिक, यानी कि अप्रत्यास्थ। तो अब इसने क्या पूछा था, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः प्रत्यास्थ, तो E बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भैया। चलो A force F of 3i cap 4j cap Newton acts upon a particle and displaces it by 5i cap 2j cap. The work done by the force is, एक कण पर बल कितना लगता है, 3i cap 4j cap, और विस्थापन कितना आता है, 5i cap 2j cap। बल द्वारा किया गया कार्य, तो क्या बताया था, जब भी सदिश के रूप में देगा तो क्या लिख दोगे, F डॉट एक्स, ठीक है, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 5i कैप प्लस 2j कैप। अब i को i से कर दो, यानी कि 5 दिया 15 और j को j से, 4 दूनी 8, 15 और 8 कितने होते हैं भैया, 23 होते हैं। ये रहा ए से तो मेरा भी नाम आता है वैसे। चलो जिन लोगों का नाम ऐसे आता है कमेंट करके बताओ नीचे। इफ वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम ए वाटरफॉल एट ए रेट ऑफ 100 kg फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 मीटर, द पावर डिलीवर टू द टर्बाइन इज, यदि 50 मीटर की ऊंचाई वाले झरने से 100 kg प्रति सेकंड की दर से पानी गिर रहा है तो टर्बाइन को मिलने वाली शक्ति बतानी है। मतलब क्या कह रहा है आपसे, एक झरना है, कितना ऊपर है बेटा, 50 मीटर ऊपर अपना झरना है, इससे क्या गिरता है, पानी गिरता है इससे, ठीक है। अब जब पानी गिरेगा तो कितनी स्पीड से गिरेगा कि हर सेकंड में कितना गिर जाएगा, 100 kg, यानी कि m अपॉन में t आ गया ये भैया, ये क्या आ गया, h आ गया भैया। क्या निकालनी है, शक्ति निकालनी है। शक्ति क्या होती है,
पावर W/T होती है पावर, ठीक है। तो W तो कितना लिख देंगे हम, mgh अपॉन में T, m/T ये रहा, टाइम की जरूरत नहीं है आपको। 100 G का वैल्यू 10 और m का वैल्यू 50, 5 1 2 3 4, ठीक है। तो 50 किलो वाट ये लीजिए, ठीक है भैया। बढ़िया हाल चाल तुम्हारे, चलो आगे देखो। When a bullet is fired into wooden block and gets embedded in it, which of the following is conserved? जब एक गोली लकड़ी के ब्लॉक में दागी जाती है और उसी में धंसकर रह जाती है, निम्नलिखित में से क्या? देखो कुछ संरक्षित रहे ना रहे, संवेग हमेशा रहेगा, ठीक है ना। मैं रहूं ना रहूं, तुम रहो ना रहो, संवेग हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित। मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व, चाहे कैसा भी कोलिजन हो, कैसी भी क्या हो, टक्कर हो, संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो अब वो रुक गया अंदर धस के, पर जैसे मान लो ऐसे बुलेट चलेगी और इसमें धसेगी तो इसको धक्का देगी ना पीछे, थोड़ा सा इसको हिला के फिर रुक जाएगी, तो मोमेंटम तो क्या रहेगा उसका, कंजर्व, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी कंजर्व नहीं रहेगी। तो ये हमारा हो गया भैया बी ऑप्शन। चलो, The potential energy of a system increase if the work is done, किसी निकाय की स्थिर ऊर्जा बढ़ती है यदि कार्य किया जाता है, बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, बाय नॉन, देखो नॉन कंजर्वेटिव तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, ये हेल्प नहीं करता, ये नुकसान ही करता है, ठीक है। तो आप क्या टिक कर दोगे, संरक्षित बल द्वारा कार्य अगर हम करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाती है। वर्क पावर एनर्जी थ्योरम यार, वर्क एनर्जी थ्योरम बाबू, ओहो। अब देखो, ए पार्टिकल मूव्स विथ ए वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है आपको, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, द इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल, एक कण का नियत बल लग रहा है भैया, F बराबर कितना दे दिया आपको, 5 IK प्लस 4 JK, ठीक है। और उसका वेग भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 2 IK प्लस 3 JK के वेग से गति करता है। कण पर आरोपित तात्क्षणिक शक्ति क्या पढ़ाया था, P पावर बराबर क्या होता है, W/T, और क्या होता है F.V। तो डॉट कर दो, 5 को 2 से कितना आ गया 10, 4 को 3 से कितना आ गया 12, 12 और 10 कितने हो गए भैया, 22 हो गए। ये लो भैया टिक हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, टू बॉडीज ऑफ मास m 1 kg 4 kg possess equal linear momentum, the ratio of their kinetic energy is, 1 और 4 के द्रव्यमान दो वस्तुओं का रेखीय संवेग समान है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो K1 अपॉन क्या निकालना है, K2। तो किसकी बात कर रहा है वो, संवेग की। अगर संवेग की बात कर रहा है तो सूत्र बना लो क्या, P1 स्क्वायर अपॉन 2m1 अपॉन P2 स्क्वायर अपॉन 2m2, ठीक है। पहले तो ये 2 से 2 उड़ा दो, ये पसंद ही नहीं है अपने को। क्या बचेगा, P1 अपॉन m1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर अपॉन m2। संवेग मोमेंटम क्या था, सेम था, उड़ा दो इसको भी, ठीक है। बचा क्या आपके पास, m2 बटा m1। तो m2 कितना है 4 और m1 कितना है 1, तो K1 अपॉन K2 कितना आ गया 4 अपॉन 1, 4:1, ए ऑप्शन हो गया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। A body of mass 2 kg raised vertically through a height of 2 meters. The work done by the force of gravity is, ठीक है। 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। अरे यार सिंपल है, कितने kg की है, 2 kg की है, ठीक है। इसको कितना ऊपर ले जा रहे हो आप, 2 मीटर ऊपर ले जा रहे हो आप, ठीक है। अब W बराबर क्या हो जाएगा, U यानी कि mgh, m कितना है 2 × 10 × 2, तो 40 हो जाएगा भाई मेरे हिसाब से जूल में, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो 40 नहीं है, इसका क्या मतलब है कि इसने जी को कितना यूज में लिया है 9.8, और वो क्वेश्चन में दिया भी हुआ था, ये रहा। ठीक है, तो लेस देन क्या आएगा 39। सर दो ऑप्शन है, तो अब सुनो मेरी बात, ये कहाँ जाएगा ऊपर, ग्रेविटी कहाँ लगती है नीचे। तो इसने क्या पूछा है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण द्वारा। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो अपोजिट है ना, तो आंसर किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। तो टिक कर दोगे कौन सा बी। हाँ, अगर वो पूछता कि एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क कर रहा है, तब आप टिक करते किस पे प्लस पे, पर उसने किससे पूछा ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण, तो आपका आंसर किस में आएगा नेगेटिव में। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला है ए 60 kg मैन रन्स अप ए स्टेयरकेस ऑफ 20 स्टेप्स इन 10 सेकेंड, इफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर हाई, द पावर एक्सपेंडेड बाय हिम। 20 सीढ़ियां हैं भैया, कितनी सीढ़ियां हैं 20 सीढ़ियां हैं। ये पूरी कितनी सीढ़ी हो गई, सपोज 20 स्टेप्स हो गई है, ठीक है 20 सीढ़ियां हैं। 60 kg का व्यक्ति है, 10 सेकंड में चल जाएगा। ये कितने kg का है 60 kg का, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा कितने सेकंड में 10 सेकंड में, ठीक है। और हर सीढ़ी कितनी चौड़ाई की है 15 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ये h निकालना है कि भाई ये ग्राउंड से कितने हाइट पे आ गया, तो आप क्या करोगे 15 इंटू 20 और डिवाइड करना है किससे 100 से, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए मीटर में चाहिए। ये 0 से 0 उड़ जाएगा, 2 से ये 5 बार, 5 से ये 3 बार, तो h बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 मीटर। अब m दे रखा है आपको, h दे रखा है आपको, t भी दे रखा है आपको, पावर ही तो पूछिए, पावर क्या लिख दोगे w अपॉन में t, और w क्या हो जाएगा बेटा mg h बाई t। m 60, g 10, h 3 और t 10, 180 वाट। ये रहा, देखो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। If the kinetic energy of a particle becomes 4 times its initial value, the new linear momentum will be। यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 4 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग। अब यहाँ पर जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात हो रही है और मास के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो आपको यही मानना है कि मास आपका क्या है कांस्टेंट है। तो अब के और पी का रिलेशन क्या लिखा है हमने, के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। कह रहा है कि K2 जो है वो K1 का कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो मैं लिख दूंगा P2 स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल्स टू 4 ऑफ P1 स्क्वायर अपॉन 2m। 2m से 2m कैंसिल हो गया, P2 इज इक्वल्स टू 2P1, अंडर रूट कर देंगे ना भैया दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान का दुगना हो जाएगा। ये आपके पास आंसर हो गया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, किसकी बात कर रहा है एनर्जी की, किसकी ऊर्जा की इकाई। देखो एनर्जी और वर्क, एनर्जी और वर्क, और एक और बताता हूं आपको कौन, टॉर्क। कार्य, ऊर्जा और बलाघूर्ण, इन तीनों के मात्रक और तीनों की ही विमाएं, डायमेंशन और यूनिट, तीनों की ही क्या होती हैं सेम होती हैं भैया। विमा और इकाई तीनों की ही क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। अब सेम क्या क्या होती है देखो, जूल लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो आप, न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हो आप लिख सकते हो किलोवाट आवर या वाट सेकंड, ये सब यूनिट्स इन तीनों के लिए वैलिड होती है। हालांकि हम बलागुण टॉर्क के लिए यूनिट क्या काम में लेते हैं, न्यूटन पर मीटर या जूल कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, पर अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखते हैं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन और यूनिट क्या रहती है इनकी सेम। अब आप देखो वाट आवर बिल्कुल होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिल्कुल होती है, जूल
तो है ही, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है, ए बुलेट लॉसेस 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू ए प्लैंक। एक गोली तख्ते को पार करने में अपने वेग का 1/20वां भाग खो देती है। गोली को पूरी तरह से रोकने के लिए आवश्यक तख्तों की संख्या। सबसे पहले हमने यहाँ एक प्लैंक लगाया, ठीक है, इसमें हमने फायर की क्या, बुलेट। सपोज बुलेट की स्पीड थी u। अब जैसे ही ये बाहर निकलेगी यहाँ से, जैसे ही बाहर निकलेगी, बाहर निकलते ही इसकी स्पीड हो जाएगी v, जो कि होगी u माइनस यू बाई 20, जिसका आंसर आ जाएगा 19u/20। ओके, अब हमसे कह रहा है कि कितने प्लैंक लगाने चाहिए। सपोज कर लो एक प्लैंक कितने का है, डी का। तो इसको करने के दो तरीके, जो यूजुअल तरीका लोग काम में लेते हैं वो ये है कि v² माइनस 2ad, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी फॉर वन प्लैंक, और फिर उसके बाद अगेन यही इक्वेशन हम लगा देंगे, ठीक है, -2a। अब n प्लैंक अगर आप लगाओगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, nd, तो ये हो जाएगा 4n प्लैंक। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा 2ad, उसको पुट करेंगे यहाँ, इस वाली इक्वेशन में v का वैल्यू हम पुट करेंगे 0। पहला मेथड तो ये है। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसका। शॉर्टकट क्या है, आप यहाँ लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग W इज ऑलवेज इक्वल टू डेल के। जब गोली प्लैंक को क्रॉस करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो जाएगी। तो प्लैंक ने उसमें क्या किया, वर्क किया। तो वर्क कितना होगा, F इंटू डी इज इक्वल टू 1/2 m v² माइनस u²। ये तो हो गया पहला प्लैंक के लिए। अब ऐसे ही हमने बहुत सारे प्लैंक लगाएंगे, तो अब डिस्प्लेसमेंट हम लिख देंगे कितना, nd। और अब क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है, तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ जाएगा, हाफ mv²। इन दोनों को आप कर दो डिवाइड, तो f से f कैंसिल, d से d कैंसिल, हाफ से हाफ, m से m। आपके पास आ जाएगा 1/n ब्रैकेट v² माइनस u² डिवाइडेड बाई u²। b का वैल्यू हमारे पास कितना है, 19u/20। तो इसको पहले तो रेसिप्रोकल कर लो आप, n u² 19/20 u का होल स्क्वायर माइनस u²। दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या, u², जिसको हम कैंसिल कर देंगे। तो हम पे बचेगा 1/19/20 का स्क्वायर माइनस 1, जिसको आप सोल्व कर सकते हैं। चाहो तो डायरेक्ट आप स्क्वायर कर दो, और चाहो तो a² माइनस b² लगा दो, और उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 19/20 माइनस 1 और 19/20 प्लस 1। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा क्या बेटा, हमें मिल जाएगा 400/39। अब देखो हमको पता है 39 से ये 10 टाइम से ज़्यादा घटेगा और 11 से कम रहेगा, तो n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कहीं ना कहीं 10 और 11 के बीच। तो मिनिमम हम कितने लगा देंगे, हम लगा देंगे कितने, 11। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसा क्वेश्चन पैरामेडिकल में आने का चांस तो कम है, बट नीट में आ सकता है आपके पास। तो यहाँ पर आपको वर्क पावर एनर्जी लगानी है। ज़्यादातर लोग इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से करते हैं, उससे आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बॉडी इज मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज। एक वस्तु किसी झुके हुए तल पर नियत वेग से कहाँ आ रही है, नीचे। तो कौन से बल की पूछ रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया। ये आपके पास इंक्लाइन है बेटा, यहाँ पर आपने बॉक्स को रखा नीचे की तरफ, तो इस पे लगेगा कितना, mg sin थीटा, और इस तरफ लग जाएगा mg cos थीटा, और यहाँ लगेगा n। अब ये पैरेलल टू द सरफेस चलेगी, तो जो x है डिस्प्लेसमेंट वो तो यही रहेगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया भैया, 90 डिग्री। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 होता है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास, 0। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना, 0। अगर ये पूछता फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ जो कि इसके अपोजिट है, तब वर्क हो जाएगा कैसा, नेगेटिव।
अगर ये पूछता ग्रेविटी का तो इसके लिए वर्क हो जाएगा कैसा, पॉजिटिव। और अगर इस कंपोनेंट की बात करेंगे तो अगेन वर्क कितना हो जाएगा, 0। ये चारों में से कुछ भी पूछे, आपको मैंने चारों का आंसर बता दिया। ठीक है, चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अब हम। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, द पार्टिकल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स पोजीशन एक्स इज। तो एक कण की स्थितिज ऊर्जा आपको यू दे रखा है कितना, a/x² माइनस b/x। कण का स्थायी संतुलन जब भी होगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं आएगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा मिथ है। यहाँ पर आएगा इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना, 0। अब हमको क्या दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को हम लिखते हैं du/dx बराबर क्या हो जाता है, F हो जाता है। तो अब हमको ये कितना चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम du/dx करेंगे यहाँ से, तो 1/x⁻³ और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा -2, माइनस माइनस का 1 bx⁻², यानी इसको हम लिख देंगे कितना, a/x³ नेगेटिव माइनस माइनस प्लस b/x², जो कि कितना होगा बेटा, 0 के बराबर, क्योंकि f को हमें क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा 2a/x³ इज इक्वल टू b/x²। तो 2a/b इज इक्वल टू x। इस कंडीशन पे ये किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में साम्य स्थिति में रहेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास आंसर 2a/b। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ सॉरी ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर है 2a/b, ये a/b है, ये b/a है, और ये 2ab, ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा आपका। ठीक है, मतलब आंसर क्या आएगा आपके पास, 2a/b आएगा। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई है ऑप्शंस में, सारी ऑप्शन सेम से दे दी उसने। तो देखो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब आप जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं और आपको ये वीडियोस भी पसंद आ रही है। पिछली वीडियोस हमने डाली है, उन पर भी आप लाइक शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, मशीन गन फायर 360 बुलेट्स पर मिनट। तो 1 मिनट में कितनी बुलेट फायर कर रहा है वो, 360 विथ ए वेलोसिटी ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर, और कितनी स्पीड से, 360 से। इफ द मास ऑफ ईच बुलेट इज 20 ग्राम, हर गोली कितने ग्राम की है, 20 ग्राम की। द पावर ऑफ द गन, ठीक है, मशीन गन कितनी स्पीड से फ्लो करती है भैया गोलियों को, 360 किलोमीटर प्रति घंटे से, पर आवर से। ठीक है, कितनी गोलियां दागती है, 360 गोलियां दागती है। ठीक है, कितने टाइम में, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड। हमेशा टाइम किस में लेंगे हम, सेकंड में। प्रत्येक गोली का द्रव्यमान, मास कितना गिवन है आपको, 20 ग्राम। अब ग्राम से हमको इसको बदलना पड़ेगा किलो में, तो 20 × 10⁻³ kg, 1000 का भाग लगा देंगे। क्या पूछिए, पावर पूछिए। पावर क्या होती है, W/T। ठीक है, अब यहाँ पर आपको W तो नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे F × V, और FV को हम क्या लिख देंगे, F को हम लिख देंगे P/T। ये P क्या दिखा रहा है, मोमेंटम, यानी कि संवेग, इनटू क्या कर देंगे हम, V कर देंगे। ठीक है, तो mv² में क्या आ जाएगा बेटा, T आ जाएगा। m कितना है आपके पास, 20 × 10⁻³ T कितना है, 60, n कितना है, 360, और v कितना है, 360। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, n से करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 360 × 20 × 10⁻³ इंटू 360। अब ये 360 भी किस में गिवन था आपके पास, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा 360 × 5/18 से। तो ये आ जाएगा 100 मीटर
पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अब, वेलोसिटी की जगह 100 मतलब 10 की पावर 2, और उसका स्क्वायर करोगे सीधा कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन 60। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से 3 बार, ठीक है, -3 +4 और प्लस ये, तो 4 में से 3 गए, एक और एक 2, तो 10 की पावर 2 इंटू 36 अपॉन में 3, 12 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 1200 वाट। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और सिलेक्शन देते रहें। जय हिंद, जय भारत।